हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उज़मा और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल U1 अनअकैडमी में। अब तक के लेक्चर्स में हम लोगों ने समझा था कि किस प्रकार पृथ्वी के केंद्र की ओर, सेंटर की ओर आने पर पृथ्वी के आंतरिक भागों का तापमान बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के केंद्र की ओर, सेंटर की ओर आएंगे, वैसे वैसे पृथ्वी के आंतरिक भागों का तापमान बढ़ता चला जाएगा। मान लेते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भागों के इस भाग का टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस हो और फिर जैसे हम और अंदर आ रहे हैं वैसे 3000 डिग्री सेल्सियस हो गया हो, और जैसे ही हम लोग पृथ्वी के केंद्र की ओर, सेंटर तक पहुंचते हैं, हम देखते हैं कि पृथ्वी के इस भाग का तापमान 7200 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो ये जो डेटा है ये हमें बताता है कि किस प्रकार हम जैसे जैसे पृथ्वी के केंद्र की ओर, सेंटर की ओर आ रहे हैं, वैसे वैसे पृथ्वी के आंतरिक भागों का टेम्परेचर, तापमान बढ़ता चला जा रहा है। इस संदर्भ में वैज्ञानिकों के द्वारा कई रीजंस दिए गए हैं कि आखिर पृथ्वी के इस बढ़ते तापमान के क्या कारण हो सकते हैं। जो फर्स्ट रीजन दिया गया वो तो पृथ्वी के अपने ही निर्माण की प्रक्रिया है कि जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, पृथ्वी अपने फर्स्ट स्टेज में थी, तो उस वक्त पृथ्वी एक गर्म गैस का गोला थी। 450 करोड़ साल पहले पृथ्वी एक गर्म गैस का गोला थी। तो यह उस समय पृथ्वी कई भौगोलिक गतिविधियों से होकर गुजरी, जिसके कारण पृथ्वी का जो ऊपरी भाग था वो तो ठंडा हो गया, लेकिन उसके केंद्र का भाग, सेंटर का भाग आज भी गर्म बना हुआ है। और जो सेकेंड रीजन दिया जाता है कि वो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो पृथ्वी गर्म गैस का गोला थी। गैस के जो एलिमेंट्स थे वो आपस में टकरा कर हैवियर एलिमेंट्स का निर्माण कर रहे थे। इसी निर्माण की प्रक्रिया में कुछ रेडियो एक्टिव तत्वों का भी निर्माण हुआ, और जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिसइंटीग्रेट होते हैं तो उस वक्त लार्ज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो नेचुरली पाए जाने वाले रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे वो पृथ्वी के अंदर भी होंगे। जब यहीं पास ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं तो यही एनर्जी भी रिलीज करेंगे, और ये एनर्जी पृथ्वी के आंतरिक भागों में ही ट्रैप रहती है, ये पृथ्वी की सतह पर बाहर नहीं जा पाती है। तो इस एनर्जी की वजह से भी पृथ्वी आंतरिक रूप से गर्म रहती है। अगर हम देखें तो इंडिया में भी 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। उस 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम में पहले हम यूज करेंगे यूरेनियम 235। इस 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम में हम सबसे पहला जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज करेंगे वो है यूरेनियम 235। और जब यूरेनियम को न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ब्रेक किया जाएगा, डिसइंटीग्रेट किया जाएगा, तो लार्ज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी का यूज हम लोग बिजली उत्पादन में करेंगे। इसमें जो ऐसा रेसिड्यू हमें मिलेगा वो होगा प्लूटोनियम। प्लूटोनियम ऐसा रेसिड्यू हमें मिलता है, और ये प्लूटोनियम भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। अब जब इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को भी डिसइंटीग्रेट किया जाएगा, विघटित किया जाएगा, तो लार्ज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। इस एनर्जी का भी यूज हम लोग बिजली उत्पादन में करेंगे। ओके, तो प्लूटोनियम प्राकृतिक रूप से नेचुरली अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ रिएक्शन से ही प्राप्त किया जा सकता है, केमिकल रिएक्शन से ही प्राप्त किया जा सकता है। और ये मिलता कहां से है? जब यूरेनियम को डिसइंटीग्रेट करते हैं तो एज अ रेसिड्यू हमें प्लूटोनियम भी प्राप्त होता है। तो हम यूरेनियम का यूज करके भी बिजली उत्पादन करते हैं, और प्लूटोनियम का यूज करके भी हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं। ठीक, और जो इंडिया में बहुतायत में पाया जाता है वो है थोरियम। वो क्या है? वो है
थोरियम। थोरियम इंडिया में बहुतायत से पाया जाता है। अगर हम आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा, इन सब के कोस्टल एरियाज में देखेंगे, तटीय भागों में, तो थोरियम बिखरे पड़े हैं। लेकिन फिर भी हम थोरियम का यूज बिजली उत्पादन में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि थोरियम को डिसइंटीग्रेट करने की टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास, इंडिया के पास नहीं है। तो अभी हम फिलहाल यूरेनियम और प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज कर रहे हैं, और साथ ही साथ थोरियम को ब्रेक करने की टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहे हैं। और जैसे ही थोरियम को ब्रेक करने की टेक्नोलॉजी हमें मिल जाएगी, वैसे ही हम थोरियम के भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाएंगे और उससे भी बिजली का उत्पादन करेंगे। ओके, तो ये तो था इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक, ये है 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है। और जो सेकेंड रीजन दिया जाता है पृथ्वी के आंतरिक रूप से गर्म होने का, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। हम सभी को पता होगा कि पृथ्वी का अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी हर चीज को अपने केंद्र की ओर खींचना चाहती है। जब हर चीज पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचेगी तो हर चीज में क्या होगा? एक दबाव, घर्षण, फ्रैक्शन होगा, क्योंकि ये एलिमेंट्स भी इधर खींच रहा है और उसके ऊपर वाला जो भी एलिमेंट्स होगा, चीज होगा, मटेरियल होगा, वो भी नीचे की तरफ आएगा। तो एक दूसरे पे क्या बनेगा? दबाव बनेगा। उस दबाव के कारण उसमें घर्षण होगा। हर चीज में जब घर्षण होगा तो घर्षण होने से चार्ज पैदा होगा। अब वो चार्ज पृथ्वी के अंदर ही रहेगा, रिलीज तो होगा नहीं। तो वो पृथ्वी के अंदर ही घर्षण हो रहा है, फ्रैक्शन हो रहा है, तो चार्ज भी पृथ्वी के अंदर ही रहेगा। तो ये चार्ज भी, ये हीट एनर्जी भी पृथ्वी को आंतरिक रूप से गर्म रखने में मदद करती है। ओके, और जो फोर्थ रीजन दिए जाते हैं वो है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कभी भी, कहीं भी केमिकल रिएक्शंस के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। विदाउट एनर्जी केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकती। और केमिकल रिएक्शन होने के बाद भी हीट रिलीज होती है। एनर्जी की जरूरत पड़ती भी है, और रिएक्शन होने के बाद, केमिकल रिएक्शन होने के बाद हीट एनर्जी रिलीज भी होती है। ठीक, जैसे प्रकृति में हर दिन कंटिन्यू हम देख रहे हैं कुछ ना कुछ नई चीजें बन रही है। जैसे कैल्शियम से कैल्शियम कार्बोनेट का बनना, चूना से चूना पत्थर का बनना, लाइम से लाइम स्टोन का बनना। जब चूना से चूना पत्थर बनेगा तो ये प्रक्रिया भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। तो जब चूना से चूना पत्थर बनेगा तो उससे हीट एनर्जी रिलीज होगी। और हम देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर लगातार चूना चूना पत्थर में परिवर्तित हो रहा है, चूना से चूना पत्थर बन रहा है। इसका मतलब पृथ्वी के अंदर ही ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। और जब केमिकल रिएक्शन होगी तो हीट एनर्जी रिलीज होगी, और ये हीट एनर्जी भी कहाँ रहेगी? पृथ्वी के अंदर ही रहेगी। तो ये भी मदद करेगी पृथ्वी को आंतरिक रूप से गर्म रखने में। ठीक, क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शंस है तो उसको सर्टेन अमाउंट्स ऑफ एनर्जी मिलनी ही चाहिए। जैसे कि अगर हम देखें तो अंटार्कटिका में किसी एनिमल्स की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो वो 70-80 साल वहीं पड़ा रहेगा अपने स्टेज में, वो डिकम्पोज होगा ही नहीं। ठीक, क्यों डिकम्पोज नहीं होगा? क्योंकि डिकम्पोजिशन तभी होगा
जब सर्टेन अमाउंट्स ऑफ एनर्जी होगी तो डिकम्पोजिशन होना भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शंस ही है। तो उस केमिकल रिएक्शंस के लिए भी सर्टेन अमाउंट्स ऑफ एनर्जी मिलनी चाहिए। और अंटार्कटिका में हम देखते हैं कि एनर्जी बहुत कम होती है, हीट एनर्जी बहुत कम होती है। तो इस वजह से वहां क्या होगा कि वहां केमिकल रिएक्शन ही नहीं होगी, और जब केमिकल रिएक्शन नहीं होगी तो कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म का डिकम्पोजिशन नहीं होगा। जब डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो वो अपने ही ओरिजिनल स्टेज में बना रहेगा। ठीक, तो ये तो हो गया केमिकल रिएक्शन की बात। तो इस प्रकार से पृथ्वी के आंतरिक रूप से गर्म रहने के 4 कारण दिए जाते हैं, 4 रीजंस दिए जाते हैं। एक तो उसका अपना ही फॉर्मेशन की प्रोसेस, सेकेंड रीजन देते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, थर्ड रीजन देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और फोर्थ रीजन देते हैं केमिकल रिएक्शंस जो नेचुरली हो रही है। ठीक, अब केमिकल रिएक्शन से एक चीज और याद आई मुझे, जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ जनरली ऐसे नॉलेज के लिए, कि सीमेंट इंडस्ट्री उन्हीं एरियाज में पाई जाएंगी जहां चूना पत्थर बहुतायत में पाया गया हो। क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि 60 to 65% लाइमस्टोन का यूज होता है, चूना पत्थर का यूज होता है। तो जहां चूना पत्थर मिलेगा वहीं आसपास हम देखते हैं कि सीमेंट इंडस्ट्री मिलेगी। अब चूना पत्थर कहाँ मिलेगा सबसे ज्यादा? जहां कैल्शियम मिलेगा, क्योंकि जब कैल्शियम कार्बन से रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाएगा, चूना पत्थर में चेंज हो जाएगा। तो चूना कैल्शियम कहाँ मिलेगा सबसे ज्यादा? कैल्शियम उन्हीं स्थानों पे सबसे ज्यादा मिलेगा जो स्थान करोड़ों वर्ष पहले समुद्र का भाग था, जो पहले समुद्र का भाग था, और समुद्र में सबसे ज्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं। जैसे कि ये अर्थ सरफेस है, ये तो हो गया कॉन्टिनेंटल एरियाज, ये हो गया सी, और ये क्या हो गया? मीन सी लेवल, ये मीन सी लेवल हो गया। अब ये सी है, अब इस समुद्र में इस भाग पे सबसे ज्यादा जीव जंतु पाए जाएंगे, क्योंकि समुद्र में सबसे ज्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं। तो इस भाग में सबसे ज्यादा जीव जंतु पाए जाएंगे। मान लेते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले या कोई भौगोलिक गतिविधि हो गई, और उस भौगोलिक गतिविधि के कारण ये जो भाग है, ये जो पृथ्वी की सतह है, ये किसी कारणवश ऊपर उठ जाए, ऊपर उठ जाएगी। किसी कारणवश ये पृथ्वी का जो ये सागरीय भाग है ये ऊपर उठ जाता है। जब ये ऊपर उठ जाएगा, ठीक, ये ऊपर हो गया, तो अब ये समुद्र का भाग ना होके किसका भाग हो गया? महाद्वीप का, कॉन्टिनेंटल का भाग हो गया है। अब ये समुद्र का भाग नहीं है। अब सी लेवल कहां से हो जाएगा? अब सी लेवल हम यहीं तक कहेंगे कि ये सी लेवल है। ठीक, ये अब किसका भाग हो गया है? महाद्वीप का भाग हो गया है। तो जो पृथ्वी का ये वाला भाग, पृथ्वी का ये वाला भाग जो पहले कभी समुद्र का हिस्सा था, लेकिन अब किसका हिस्सा हो गया है? अब महाद्वीप का, कॉन्टिनेंटल का हिस्सा हो गया है, और ये मीन सी लेवल से ऊपर आ गया है। तो इस भाग में मौजूद जीव जंतु जब महाद्वीप का हिस्सा बन जाएंगे तो वो डेट कर जाएंगे, क्योंकि वो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे। एक्वेटिक एनिमल्स के लिए क्या? पानी चाहिए। अब जब वो महाद्वीप का हिस्सा बन गए हैं तो वहां तो पानी मिलेगा नहीं, वो सरफेस पर आ गए हैं, अब कॉन्टिनेंटल का हिस्सा हो गए हैं, अब उनको एटमॉस्फेयर है, वो हवा में रहना चाहेंगे। लेकिन उनका निर्माण, उनके शरीर का निर्माण किसके लिए हुआ था? कहाँ रहने के लिए हुआ था? पानी में रहने के लिए हुआ था। तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे और वो डेड कर जाएंगे। जब वो डेड करेंगे तो उनके जो कैल्शियम के खोल होंगे या उनकी जो बोन होगी, वो सारी चीजें ये इस हिस्से में मौजूद रहेगी। अब वो क्या है? उसमें क्या होगा? कैल्शियम होगा। जब ये कैल्शियम कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। अब यही कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा? लाइम स्टोन होगा। ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं? चूना पत्थर। ठीक, तो इससे क्या क्लियर हुआ
कि कैल्शियम सबसे ज्यादा कहाँ होगा? पृथ्वी के उन हिस्सों में होगा जो पहले कभी समुद्र का हिस्सा थे, लेकिन अब वो महाद्वीप का हिस्सा है। वहां सबसे ज्यादा कैल्शियम होगा। अब जब ये कैल्शियम कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो चूना पत्थर बनेगा, तो उन्हीं स्थानों में सबसे ज्यादा चूना पत्थर भी होगा। और जिस स्थानों में सबसे ज्यादा चूना पत्थर होगा वहीं सीमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे ज्यादा होगा। ठीक, तो ये बात क्लियर हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए चैप्टर, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए और सबको खुश रखिए।